Okay, so welcome all of you to another episode of Table Talks and आज का जो सेशन है वो मेरे लिए काफी खास है क्योंकि आज जो हमारे साथ गेस्ट है वो एक थिएटर एक्टर है, एक डायरेक्टर है जिन्होंने बहुत सारे प्लेस डायरेक्ट किए हैं एंड ही आल्सो वर्क्स इन फिल्म्स, राइट? तो और एक स्पेशल बात कि इनसे मैं खुद सीखा हूँ. So please welcome Vishal Shah sir, right? Thank you. So Vishal sir, how are you? All good. You tell me. I'm all good sir. जब हम लोग आपके बारे में रिसर्च कर रहे थे तब हमें पता चला कि आप सीए स्टूडेंट थे. फिर मिडवे ड्यू टू सम रीजन आपने वो छोड़ा. नहीं, ड्यू टू सम रीजन नहीं, या थिएटर और एक्टिंग के लिए. ओह वाह. तो अब इससे एक बात ये है कि आपकी ये डिसीजन और आपकी जो जर्नी रही है उससे मैं बहुत ज्यादा रिलेट करता हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं आई वाज आल्सो सीए स्टूडेंट जिसने इन्हीं रीजंस की वजह से छोड़ा. सो आई जस्ट वांटेड टू आस्क कि जैसे आप कॉमर्स से आपका बैकग्राउंड है और उसमें अचानक से ट्रांजिशन आपने किया, तो वो ट्रांजिशन आपने कैसे किया, वो कैसा रहा? क्यों तो आपने बोल दिया, बट कैसे और कैसा रहा? आई थिंक कॉमर्स से अगर स्पेसिफिकली हम देखें कि मेरा ट्रांजिशन कैसा था, so I think I was always somebody who was interested in commerce as much as I was interested in arts. Right. मेरा ये मानना है कि इंसान का जो भी इंटरेस्ट होता है वो उसके कंडीशनिंग पे डिपेंड करता है. हर इंसान का अपना अपना कंडीशनिंग होता है, वो कैसे बड़ा होता है, किस माहौल में बड़ा होता है, वो किस तरीके के लोगों के आसपास बड़ा होता है. तो मेरा माहौल आसपास का जो था, मेरे फैमिली बैकग्राउंड था या मेरे दोस्त थे, एवरीबॉडी वाज फ्रॉम अ कॉमर्स बैकग्राउंड. आई थिंक मोर और लेस एवरी गुजराती हैज अ कॉमर्स बैकग्राउंड. दैट्स समथिंग दैट कम्स विद अस. But I was very much inspired or very much inclined towards arts while I was in college. I came across a lot of people who were into arts, who were exploring arts. Right. तो मेरा ये हुआ कि वो जो ढलने वाली उम्र होती है, उस उम्र में मैं ज़्यादा आर्ट्स एक्सप्लोर कर रहा था, ना कि कॉमर्स. तो मेरा ये हुआ कि मैं कहीं बीच में अटक गया. तो जब ट्रांजिशन करने की बात आई तब I was scared, yes, कि will I be able to do it or not. But I think the only scary part about arts is when you talk to people is that whether you'll be able to sustain and survive in this field or not. No, that is the very basic question. तो मुझे तो ऊपर से ये confidence था कि because I come from a commerce background, my sustainability or my survival is going to be easy in comparison to people who are from purely art background. Because they understand only art. Well, in my case, I understand commerce and art. A little bit of both. That's how I like to say it. So yeah, तो मेरे लिए तो transition was scary when I was thinking to do it. Was difficult in way to convince my father about it or my friends or everybody around that I am going to transit to. Or I think art में transition लेना is difficult for any Gujarati guy. अपने setup में ही ऐसा है ना, क्योंकि क्या है कि हम गुजरात से belong करते हैं तो अपना वही होता है सबसे ज़्यादा कि धंधो शू कर छे, पैसा कितना कमा छे. तो इसलिए it's very scary and difficult for every Gujarati individual. But I think it was scary, it was difficult. पर ये वही है ना कि जितना scary होता है, जितना difficult होता है, कर लेते हो, benefits भी उतने ज़्यादा होते हैं. जितना ज़्यादा रिस्क लोगे, I think वो भी धंधा ही सिखाता है कि जितना ज़्यादा रिस्क लोगे उतना ज़्यादा benefit मिलेगा. तो वैसे ही कुछ मेरे साथ भी हुआ. It was difficult in the beginning, but then later it became very smooth. Okay. Now I'm enjoying this exploration of art and commerce both together. Great. तो जैसे आपने डिसाइड किया कि आपको एक्टर बनना है, तो वो कहते ना कि हर एक्टर के लिए बॉम्बे एक मौज सा होता है, एक दिन आना तो जरूर. तो आप गए थे बॉम्बे? Did you decide to go to Bombay? When I started thinking that I might take up acting as a career professionally, I had this thought कि मैं कभी मुंबई जाना चाहूँगा या कभी मुंबई जाना है. But I was always scared of Mumbai, with an idea that I'm more of a person who likes to live around his zone. You know, not that I'm scared to go in an unknown zone. Okay. अगर ऐसा होता, डर होता unknown zone में जाने का, तो शायद मैं आर्ट में आता ही नहीं. तो वैसा तो था नहीं, पर मेरे को मुंबई से डर इसलिए लगता था शायद क्योंकि मतलब there was always this thought कि जो उसके बारे में सुना है उससे मुझे ये पता चला था कि वहाँ पे ऑलरेडी बहुत लोग हैं. तो मुझे हमेशा से ये लगता था कि rather than going into industry, why not create an industry in Ahmedabad. मुझे डर उस बात का रहता था कि उधर जाके अपना मेटल प्रूव करने में बहुत टाइम जाना होता है. Rather than why not invest all that energy in a place जहाँ पे कोई है ही नहीं करने के लिए. उज्जड़ गांव में एरंडो प्रधान गुजरात. That is true. Use it that way. So that's why मुंबई जाने का सोच था, विचार था.
फिर आफ्टर अ पॉइंट देखा कि यार सब कुछ काम भी अहमदाबाद आ रहा है, ऐसा तो है नहीं कि इट इज लिमिटेड टू मुंबई ओनली। अभी पिछले मंथ भी मैं मुंबई जाके काम करके आया, तो शूट भी करके आता हूँ मुंबई में कुछ होता है। फिर डिसाइड कर लिया एक पॉइंट के बाद कि अभी मुंबई जब बुलाएगा तब मैं जाऊंगा, जब बुलाएगा तब जाऊंगा, जब बुलाएगा मैं उधर शिफ्ट नहीं हो जाऊंगा। बसना नहीं है वहाँ पे, मुझे मेरी सिटी मेरे लोग। और ये है कि यार मैं जब मैं सिटी वाइज अगर सोचूं तो मैं अहमदाबाद को अपनी माँ समझता हूँ, और मुंबई जो है वो मौसी है, तो मौसी के घर पे वेकेशन करने जा सकते हैं, रहने तो नहीं जा सकते ऐसे। और सब लोग अगर मौसी के पीछे दौड़ेंगे तो माँ का कौन ख्याल रखेगा। That is also a good thought. अच्छी एनालॉजी है। बट ये आई पर्सनली वांट टू थैंक यू कि आप नहीं गए। और व्हेन आई थैंक यू, मेरे साथ बहुत ऐसे लोग हैं जो आपको थैंक यू कहना चाहते हैं, क्योंकि जब आप नहीं गए तब आपने अपनी माँ को इस खूबसूरत कॉम्बिनेशन दिया। आपने कॉमर्स और आर्ट का एक बहुत ही ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन जिसका नाम है प्रयोगशाला, राइट। और तो मेरी जो क्यूरियोसिटी वो ये है कि कॉमर्स और आर्ट आप बैलेंस कैसे करते हैं, क्योंकि ऐसा सोचा नहीं था। मतलब अहमदाबाद में बिफोर प्रयोगशाला और आफ्टर प्रयोगशाला बहुत डिफरेंस आ गया, तो वो जो बैलेंस वो आप कैसे मेंटेन करते हैं? ऐसे कुछ कॉन्शियसली बैलेंस मेंटेन करने की कोशिश नहीं की, हमेशा एक चीज का ध्यान रखा है, एक चीज पे गौर किया है कि आई डोंट थिंक फ्रॉम एन आर्ट पर्सपेक्टिव ओनली, आई थिंक फ्रॉम अ वेरी बेसिक पर्सपेक्टिव कि अगर कोई इंसान कोई चीज के लिए काम कर रहा है, फिर भले वो नाटक में एक्टिंग कर रहा है, वो डायरेक्ट कर रहा है, वो लिख रहा है, वो बैक स्टेज कर रहा है, या वो एक जगह चला रहा है या स्पेस मैनेज कर रहा है, वॉलंटियर है। तो जैसा एक इंसान का एक ठेला चलाने के लिए उसका जो पगार होना चाहिए, वैसे ही इसका भी उतना पगार होना चाहिए, बहुत ही बेसिक थॉट के साथ। तो बहुत सारे सैक्रिफाइसेस भी किए हैं इन टर्म्स ऑफ लेटिंग गो। टेक्निकली अगर मैं पूरा कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी से चलता, ये जितना भी अभी तक ओपन किया उसको, तो शायद मैं अभी आई वुड हैव हैड अ शॉफर ड्रिवन कार, because that is the kind of business we did in last 3-4 years. But I made sure कि थोड़ा मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी के साथ इसको बांट के चले। ऐसा भी बिल्कुल नहीं है कि मैंने सब कुछ बांटा है, कुछ मेरे लिए भी रखा है, because there is a lot of effort behind it. But yes, I always prefer to share whatever I am getting in terms of money, in terms of name, in terms of work among the people around me. I have not limited to myself. So I think ये amalgamation of art and commerce अच्छे से अभी तक इसलिए चला है क्योंकि मैंने कुछ भी मेरे तक सीमित नहीं रखा है। मैंने उसको बांटने में माना है, and not just to my people but also people of Ahmedabad, the theatre scene of Ahmedabad, सबके साथ बांटने की कोशिश की। वो शायद कोई आइडिया भी होगा या वो कुछ फॉर्मेट भी होगा जो मैंने क्रैक किया है, सब कुछ बांटा है, खुद के लिए नहीं रखा है। तो आई थिंक उसकी वजह से वो टीम प्लेयर वाली, हाँ टीम या टू वर्क, क्योंकि मेरा मानना है थिएटर इटसेल्फ, द कोर आइडिया ऑफ थिएटर इज one person cannot do theater, you need at least two people, one is a performer, second is an audience. It's a team game, right? So एक थिएटर कंपनी टीम के बिना कैसे चल सकती है, अकेला बंदा कैसे चला सकता है? So I've always believed in passing on responsibilities, authorities, finances, everything to people around me, and that has probably helped me in making this theatre company or Prayogshalla where it is right now. Right, and right now it is at a great space. मतलब अभी recently Prayogshalla theatre festival हुआ, second year. जी. So congratulations for that. Thank you so much. And now अगर मैं Prayogshalla देखूँ तो आपने अहमदाबाद को एक हैबिट डेवलप कराई है कि एवरी वीकेंड तुम लोग आ सकते हो एट सम प्लेस वेयर यू कैन फील रिजुविनेटेड। यस। तो और वो बहुत ब्यूटीफुल आर्टिस्ट मिले हमको, बहुत ब्यूटीफुल राइटर्स, कितनी अच्छी अच्छी स्टोरीज मिली है। तो इतना जब आगे बढ़ चुका है प्रयोगशाला, तो व्हेन यू स्टार्टेड इट, हाउ डिड यू एनविजन इट? आपका तब विजन क्या था और आज जो है उससे विजन मेल खा रहे, मतलब सो क्या था उसका? यार मेरा एक प्रॉब्लम है कि मैं विजनरी नहीं। ओके। और मैं झूठा भी नहीं हूँ। अच्छा, क्योंकि इट्स ऑलवेज, आई थिंक मैंने एक चीज नोटिस की है कि जब इंसान कुछ अचीव करता है, जब उसको पूछा जाता है कि आपने ये, तो वो बोलता है हाँ मैंने इस बारे में ऐसे सोचा था, हाँ कि ऐसा कुछ होगा, और फिर मैं झूठ नहीं बोलूँगा, कुछ मेरे को लगता है ज्यादातर लोग कुछ सोचते नहीं है, एटलीस्ट मैं तो नहीं सोचता हूँ। मैंने तो बस आई एम समबडी हू बिलीव्स इन डिमांड एंड सप्लाई। ओके। तो 2015 में मेरे को लगा कि अहमदाबाद में डिमांड है और अहमदाबाद में देयर कैन बी अ थिएटर वर्कशॉप। ऑल्सो मुझे जो 3-4 साल कॉलेज में पढ़ने के बाद जो सीखने को मिला था थिएटर के बारे में, और मुझे चाहिए था कि मेरी टीम हो, मेरे आसपास लोग हो जिनको मिला के मैं कुछ बना सकूं। So I wanted a team. I didn't wanted to start a workshop which is going to do 47 seasons. So Rangayan has done 47 seasons right now. Probably I believe the longest running theatre workshop, definitely in Gujarat, not sure about India, but definitely in Gujarat is the longest running workshop that we have.
तो विजन ये नहीं था कि लॉन्गेस्ट रनिंग वर्कशॉप करेंगे, तब सिर्फ डिमांड था कि भाई लोग चाहिए, टीम में नए लोगों से जुड़ना है, एट द सेम टाइम मुझे भी सीखना था। तो कहीं पे ऐसा किसी ने बोल दिया था, कहीं पे पढ़ लिया था कि अगर किसी चीज में महारत चाहिए तो यू स्टार्ट टीचिंग इट। So I felt that probably this can be a good business, this can be a good model to get new people in, and this can also be a good way for me to learn as an actor. That's how Rangayan started in 2015. So in 16 में ऐसा लगा कि यार लोग तो आ गए, अभी लोगों को एक फॉर्म में डालना है। What can be that form? So then the theatre company indie production came into existence. Okay. फिर लगा कि अभी टीम है, अभी theatre company है, अभी फॉर्मल बॉडी है, now we need a space कि जहाँ पे हम बैठ के काम कर सके। तो 2017 में इसलिए प्रयोगशाला कंस्ट्रक्ट किया, उसको बनाया। 2017 से 2020 तो हमने हमारे लिए यूज किया, we didn't make it public. प्रयोगशाला was limited to us only. अब 2020 में जो लॉकडाउन आया और वो सब हुआ, तब लगा कि यार now it is about time to probably convert this space into a public space. Because we have also grown enough. We are now also limited now to expand ourselves. We'll have to go to public to let people know कि हम लोग exist करते हैं. So 3 साल जो हमने अपने आप को ट्रेन किया, जो मैंने समझा, मॉडल समझा, उसके बाद 2020 में we made it public. We made प्रयोगशाला public. तो कहीं ना कहीं लॉकडाउन और कोरोना का इसमें इन्वॉल्वमेंट था इस डिसीजन में। वो बहुत बड़ा। आई थिंक अगर लॉकडाउन नहीं होता तो प्रयोगशाला नहीं होगा। ओह, ऐसा व्हाई? ऐसा ही इसलिए है कि 2017 से 2020 लॉकडाउन हुआ तब तक we did tremendous business in terms of indie productions. So हम लोग प्रयोगशाला अभी जहाँ पे है उसके नीचे के माले पे बैठ के काम करते हैं। So we were doing brilliant business in terms of theatre. हम लोग productions कर रहे थे, हम लोग events कर रहे थे, हम लोग परफॉर्म करते थे स्क्रैप यार्ड या ओरोबोरोस ऐसी जगहों पे जाके। तो we were doing good. We never thought that we also have a space on the first floor which we can use it for ourselves. वो टाइम फ्रेम ही नहीं था दिमाग में, या वो थॉट प्रोसेस ही नहीं था दिमाग में। सडनली ये हुआ कि लॉकडाउन के टाइम पे सब बंद हो गया, सब ठप हो गया। तो जो हमारी एक्सप्रेस ट्रेन चल रही थी वो सडनली फास्ट ट्रेन से वो लोकल ट्रेन स्लो हो गई एकदम से, एंड वी हैड नथिंग टू डू। सब बंद हो गया, हमारे स्कूल के वर्कशॉप बंद हो गए, कॉलेज के वर्कशॉप बंद हो गए, रंगायन बंद हो गया, पब्लिक इवेंट्स बंद हो गए, प्रोडक्शंस बंद हो गए। हमारी टीम में जितने भी 7, 8, 10 लोग थे वो सब जॉब्स छोड़ के चले गए, बिकॉज दे आल्सो हैड देयर ओन सर्वाइवल टू डू। आई कुडंट पे देम फॉर अ लॉन्ग टाइम, सैलरीज में कितने महीने तक उनकी चला सकता क्योंकि सब कुछ बंद था। तो दे स्विच टू अदर थिंग्स, तो लोग चले गए। तो देयर वाज दिस like I have said this publicly also that I went into depression, like completely into depression, because I felt this is an end to my journey here. You know, which is where probably your journey or your dream of making it? No, I never dreamt of anything. Very clearly, I never visioned anything. मैं कभी बहुत बड़े-बड़े सपने देखता नहीं। मेरा बहुत सिंपल होता है कि अभी 1 घंटे के बाद क्या करना है। मेरे सपने इतने लिमिटेड होते हैं, बहुत लंबा है। क्यों बहुत मैटर नहीं करता। मैं सोचूंगा कि मैं एक दिन जाके उड़ूंगा, पता नहीं मेरी शायद ताकत है कि मैं उससे भी बड़ा कुछ कर पाऊँ। तो why do I limit myself to उड़ना also? So it's better to not think much. Of course there are visions, of course there are things that you want to achieve, but I don't consciously think about it. It's always there in the subconscious. ठीक है, होता है तो ठीक है, नहीं होता तो कोई फर्क नहीं पड़ता। उस तरीके से मैं काम करता हूँ। तो लॉकडाउन के टाइम में ये जो डल पीरियड था जहाँ पे मैं रोज आके प्रयोगशाला के नीचे का जो ग्राउंड फ्लोर है वहाँ पे आके बैठता था, then I didn't had anything to do. When I went into this, मैं सुबह 8-9 बजे अंदर कैबिन में जाता था, रात को 10-11 बजे लॉकडाउन के टाइम पे निकलता था, घर जाता था। I didn't had anything to do. मैंने देखा आसपास के लोग भी काफी डल डिप्रेशन वाले फेज में हैं, सब लोग कि हम क्या करें जिंदगी में, वो वाले क्वेश्चन पे आ गए। तो मुझे पता नहीं तब कुछ तो सूझा, तो मैं एक दिन ऐसे ही रैंडमली कलर का डिब्बा लेके एशियन पेंट्स का पड़ा था पुराना, तो वो लेके ऊपर चला गया और मैंने दीवार पोतना चालू कर दिया। देन समबडी ज्वाइंट इन, उसने कुछ करना चालू कर दिया। फिर देखा कि कोई पुराना सामान पड़ा है, तो उसमें से कुछ अपने जो अभी जितना भी तुम प्रयोगशाला किताबें पढ़ी थी तो किताबें दीवार पे कील मार के चिपका दी। फिर लगाए थे बीच में प्रयोगशाला का लोगो हो सकता है तो वो कर। फिर देन वी स्टार्टेड थिंकिंग कि व्हाई नॉट कन्वर्ट दिस इनटू अ स्पेस, अ परफॉर्मेंस स्पेस। तो अगर अभी कुछ नहीं हो रहा तो हम लोग कुछ परफॉर्म करना चालू करते हैं। अभी अपने पास बजट्स नहीं है बाहर हायर करके, तो इधर ही अपने ही कुछ करते हैं। तो उसके लिए लाइट्स चाहिए, उसके लिए साउंड चाहिए, उसके लिए पैसे चाहिए। तो जो पहले के साल का जो बिजनेस किया था उसका टीडीएस जो कट के नेक्स्ट ईयर मिलता है वो मिला, तो वो जो पैसा मिला था वो सब उसमें डाल दिया। So I think lockdown नहीं हुआ होता, and then suddenly we started seeing things started flourishing. एक event, 2 event, 3 event, everybody started to do events, everybody started to do shows. We also started doing shows. Things started flourishing, and then suddenly I saw business in it also. कि अरे ये तो business भी हो रहा है अच्छा खासा इसमें से। तो why not make this a proper model? Why not have people who run the show? And that's how the whole thing is. So अगर lockdown नहीं हुआ होता, तो ये कुछ भी नहीं हुआ होता। मैं वही जो अपना monotonous indie productions और वो सब कुछ चल रहा था उसी पे चल रहा होता। Nice. प्रयोगशाला होता, पर अभी जो है वैसा नहीं है। अच्छा, ओके।
अभी जिस लेवल मुकाम पे है नहीं मतलब अभी जैसे पब्लिक स्पेस है where हाँ। anybody can walk in, पहले था ही पर वो it was limited to ourselves only. ओके राइट तो अब जैसे आप एक एक्टर हैं तो हर एक्टर के 9 रस में से एक रस होता है जो उनका बहुत फेवरेट होता है तो आपका कोई है ऐसा रस जो बहुत फेवरेट है नहीं यार ऐसा कभी सोचा नहीं है कि मेरा फेवरेट रस कौन सा है पर क्योंकि मुझे लगता है अभी मेरे 9 रस में से कोई भी एक रस में से हास्य भी अगर पकड़ ले फॉर एग्जांपल आई हैव स्टिल नॉट एक्सप्लोर्ड हास्य टू इट्स एक्सट्रीम इज व्हाट आई फील सेम थिंग आई फील फॉर ऑल अदर रस ओके पर अगर तुम ये कहते हो कि मेरी रेंज से अगर हम बात करते हैं मेरा ये मानना है हर एक्टर का फेवरेट रस से ज्यादा ये होता है कि हर एक्टर को पता होता है कि ये रस मेरा मैं इजीली परफॉर्म कर सकता हाँ हाँ तो मेरा अग्रेशन Aggression. समथिंग रौद्र रस कह सकते हैं या एग्रेशन इज समवेयर बिटवीन रौद्र एंड वीर के बीच में मतलब नॉट जस्ट प्योर गुस्सा इट्स जस्ट जैसे अभी भी मैं बात कर रहा हूं देयर इज एन एग्रेसिव टोन इन व्हाट बिकॉज़ दिस इज माय कोर यू नो दिस इज हाउ आई एम व्हेन आई एम टॉकिंग टू समबडी आई एम वेरी कोर तुम अगर मेरे जेस्चर्स भी देखोगे तो ये बहुत फर्म होंगे तो जो फर्मनेस है दैट इज माय क्योंकि इट्स इजी फॉर मी टू गो इनटू इट बिकॉज़ दैट्स माय डिफॉल्ट राइट यू नो अगर तुम मुझे कहोगे कि करुण में जाना है अगर तुम मुझे कहोगे कि हास्य में जाना है तो इट टेक्स मी सम टाइम टू स्विच ओवर जबकि अग्रेसिवनेस मेरा नेचुरल अभी भी मैं अग्रेसिवनेस से ही बात कर रहा हूं यू नो अगर मैं यही चीज अब अगर मैं अग्रेसिवनेस निकाल के बात करूं तो आई वुड बी वेरी सॉफ्ट स्पोकन आई एम ट्राइंग टू कम बट दैट्स नॉट मी आई एम ऑलवेज लाउड आई एम ऑलवेज वेरी टू द पॉइंट माय जेस्चर्स आर ऑलवेज देयर सो आई थिंक वो मेरा हो सकता है वो मेरी रेंज ज्यादा इट्स इजी फॉर मी टू गो इनटू दैट रेंज सो ऐसा बोल सकते हैं कि रौद्र थोड़ा करीब है आपके हां हां बिल्कुल बिल्कुल तो ऐसा हल्की सी मस्ती करें हां तो करो क्या एक कुछ रौद्र में मस्ती करोगे तुम नाइस करते हैं चलो नहीं मतलब मस्ती ये है कि मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा ठीक है और उस सवाल का जवाब आपको रौद्र रस में देना ठीक है तुम कौन होते हो मुझे पूछना अच्छा तुम पूछोगे ऑलरेडी इनटू इट यार तो एज एन एक्टर व्हाट इज योर फेवरेट परफॉर्मेंस और व्हाई इतने आपने जो रोल्स प्ले किए उसमें से आपका फेवरेट रोल कौन सा है जो आपने प्ले किया हो कैरेक्टर और क्यों मेरा सवाल अभी भी हुआ है तुम कौन हो तुम मुझे पूछना हम बात कर रहे हैं नहीं तो तुमने मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया था ना हाँ तुम तो ऑडिशन ले रहे हो दोस्त ऑडिशन कहाँ दिया नहीं ऑडिशन नहीं ले रहे हो ना तुम मेरे रस क्यों जानना चाहते हो मैं तो सिर्फ एक अच्छा सा फन लाइट हार्टेड सेगमेंट ये फन सेगमेंट नहीं होगा फन सेगमेंट वो होता जहाँ पे तुम शायद मुझे हंसी मजाक के साथ कुछ पूछते तुम ये मेरा एक्टिंग एग्जाम ले रहे हो नहीं एग्जाम नहीं ये एग्जाम ही है ये एग्जाम ही है दिस इज फीलिंग लाइक एग्जाम एग्जाम थोड़ी नहीं इट इज एग्जाम नहीं मतलब ये तो हमने ऐसे हर गेस्ट के साथ हम लोग तो जैसा फन बार्टर ऐसा कुछ करते हैं बार्टर क्या हुआ मतलब बार्टर क्या मतलब आर यू पेइंग मी फॉर दिस इंटरव्यू नो आई मीन पेमेंट की बात नहीं है नहीं तो बार्टर हाउ कैन यू यूज द टर्म बार्टर फॉर दैट कि मतलब हमको अच्छा सा कंटेंट मिलेगा और आप बोलोगे तो इट वुड बी मुझे फन क्या- जो लोग आपको ठीक है, देखेंगे तुम्हें कंटेंट मिला मुझे क्या मिला जो आपको देखेंगे हाँ। उनके लिए इट वुड बी फन आपके जो मुझे क्या मिला मुझे विशाल शाह को क्या मिला इसमें से विशाल शाह ये को जो भी तुम बकचोदी कर रहे हो उसमें मुझे क्या मिला उसमें आपको क्या मिला आपको बातें करने एक्सप्रेस करने का और मौका मिला दोस्त ये तो मैं कहीं पे भी जाके कर सकता हूँ है ना हाँ इसलिए इसके लिए मुझे रेवत त्रिवेदी के सामने बैठने की जरूरत है ना कहीं भी जाके कर दैट इज ट्रू सकता हूँ दिस इज माय वेरी बेसिक इट इज वेरी एक्सट्रीम ये बहुत बेसिक है पर ये ऐसा वाला रोल है कि जहाँ पे फक ऑफ वो वाला रोल है हाँ मतलब एकदम सटल मेरे को लगा मैं कहा अरे नहीं करने चलेगा मुझे हाँ ये दिस वाज नॉट एट ऑल स्क्रिप्टेड मां कसम मैं झूठ नहीं बोल रहा अरे यार सर आप भी मतलब ओके मैं पानी भी ले सकता तुम शांत रस में चले जाओ मैं शांत रस में चला था ये तो कैरेक्टर के बारे में बोलना था अब तो कैरेक्टर बन के हाँ तो मतलब अब नॉर्मल तरीके से अगर आप बोल दे कि कौन सा ऐसा कैरेक्टर है जो आपका फेवरेट है कौन सा कैरेक्टर मेरा आउट ऑफ ऑल द कैरेक्टर यार आई ये तो तुम माँ को पूछ लोगे तेरा बेटा कौन सा फेवरेट है वो हाँ that is true सब characters are equally important for me I connect with all my characters in universal way like every character has its own importance every character has some glimpses of my own life you know so I like each of them अगर मैं कहूँ कि फिल्म्स की बात करें तो अगर हार्दिक का कैरेक्टर है तो उनकी मुझे मैंने प्ले किया
तो it has some essence of my own life, right? Same way अगर नीले की बात करें 3 में तो it has some essence of my life. So every character that I've played, the smallest of it also has some memory or some essence of my life. So I'll not like to distinguish or not like to compare them to each other. पर अगर still if I have to answer it for the sake of answering कि मुझे अगर तुम कहो कि अभी शो करना है तो कौन सा कैरेक्टर तुम चूज करोगे तो I'll prefer Nilay over everything else because it's a very fun loving chilled out guy कि जहाँ पे मेरे को I don't have to carry a lot of baggages while I'm performing. There's not a lot of load. So yeah. Right. So I believe that you are a very good artist, right? So as an artist, consistency कितनी जरूरी है? In what? Consistency in what? Consistency in life और रियाज भी अगर मैं गिनूं तो वो कितना जरूरी है? बहुत जरूरी है. See, आर्ट और इट्स लाइक ये नहीं मतलब मुझे समझ नहीं आता है कि हम लोग क्यों ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं कि आर्ट में अलग होना चाहिए कुछ गणित. मेरे हिसाब से जो कॉमर्स में गणित होता है कोई इंसान जो रोज अकाउंट्स टैली करता है वो अगर 2 दिन अकाउंट टैली नहीं करेगा या 2 महीना अकाउंट टैली नहीं करेगा he start forgetting the shortcut keys for tally जो वो रोज करता है कंप्यूटर पे है ना. तो वैसे ही एक आर्टिस्ट भी होता है वो जो रोज स्टेज पे जाना उसके लिए जरूरी होता है. वो सडनली 2 महीना स्टेज पे नहीं जाएगा तो उसको वापस आने में टाइम लगेगा. इट्स लाइक तुम स्विमिंग अगर किए हो कभी जिंदगी में स्विमिंग करते हो फिर तुम ग्रीन कार्ड लेके फिर तुम प्रैक्टिस नहीं करोगे तो जब वापस पानी में जाओगे तो your breathing needs to come and balance to the way it was previously. Right. Or probably you are driving a motorcycle तो तुम बहुत टाइम के बाद सडनली ऑटोमेटिक कार से मैनुअल कार पे आते हो तो टाइम लगता है. टाइम लगता ही है. तो रियाज मेरे पर रियाज का समझ बहुत अलग अलग है. जैसे संगीतकार के लिए रियाज होता है उसके सुर होते हैं. मेरे लिए लगता है एक्टर के लिए रियाज इज नॉट जस्ट कि वो कैमरा सामने रख के रोज कुछ करेगा परफॉर्म करेगा. मेरे लिए एक्टर के लिए रियाज वो होना चाहिए कि जहाँ पे वो उसका बैंक इमोशनल बैंक ग्रो कर रहा है ना. क्योंकि सिंगर क्या बेचता है वो बेचता है अपनी आवाज. एक्टर क्या बेचता है वो अपने इमोशन बेचता है. वो सिचुएशंस में कैसे रिएक्ट करता है वो बेचता है. तो जैसे अभी हमारे बीच में जो भी हो रहा है या जो भी हुआ अगर मैं इसको भी एक्टर के तौर पे रियाज के तौर पे देखूंगा ये इंटरव्यू को भी so this will be saved in my bank in a way where I might be able to use this somewhere in future wherever I might get work. प्रॉब्लम ये होता है कि एक्टर्स ये समझते हैं कि रियाज करना मतलब बैठ के रोज सुबह जिम जाना. वो भी हो सकता है. आई एम नॉट सेइंग दैट्स नॉट द ओनली केस बट आई थिंक ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो कॉन्स्टेंटली पब्लिक अपीयरेंसेस पब्लिक इंटरेक्शंस इमोशनल इंटरेक्शंस अपनी लाइफ को भी और कॉन्शियस रहे ज्यादा से ज्यादा. आई थिंक द वन लाइन वुड बी कि वो अगर एक एक्टर अपनी नॉर्मल लाइफ में कॉन्शियस है कॉन्स्टेंटली अबाउट हाउ इज ही फीलिंग इन सिचुएशंस अबाउट व्हाट इज हैपनिंग अबाउट हाउ द रिएक्शंस आर हैपनिंग अबाउट हाउ द अदर पर्सन इज रिएक्टिंग इन अ सिचुएशन तो वो उसकी बैंक में सेव हो सकता है. जैसे अभी हम बात कर रहे हैं तो आई एम कॉन्स्टेंटली ऑब्जर्विंग द वे यू आर गेटिंग फिजिटी व्हेन इट कम्स टू नेक्स्ट क्वेश्चन दैट यू हैव टू लुक देयर तुमको वो देख के वापस करना है. सो नाउ दिस कैन बी सेव्ड इन माय बैंक नो कि जब मैं इंटरव्यूअर बनना और मुझे अगर ऐसा कैरेक्टर करना होगा because I'm conscious. I'm not conscious in just about this interview. I'm conscious about how people are reacting to the situation. I know how Shivang pointed out the question next puch. Though I'm looking here. So because I'm conscious, I can look around. I can constantly observe things. So I think being conscious is the whole key about it. Wow, that is yeah, बहुत तगड़ा observation है आपका. I'm really impressed by that. एक question मुझे ये था कि are you curious as a person at this stage in life, at this age? वो curiosity आप में oh yes, terribly curious. Not about a lot of things, but yeah, majorly yes. Specifically about my field, yes. मतलब अपनी फील्ड को लेके तो मैं curious हूँ, पर उसके अलावा भी I'm curious about a lot of things. I was just talking to a friend yesterday night who probably read a book about some Greek. I don't read. There's this one problem that I have that I cannot read. I don't have that kind of patience. Okay. I've never read a book in my life. Not a single book. No. Wow. So सबसे पहली बुक मैंने पढ़ी थी जॉनथन लिविंगस्टोन सीगल. इतनी पतली सी 50 पन्ने की किताब थी जो किसी दोस्त ने दी थी वो पढ़ी थी. That was the first and last book. वो मैं पढ़ पाया क्योंकि छोटी थी. उसके बाद मैंने कोई किताब नहीं पढ़ी. I read newspapers every day. I read current affairs every day. But I cannot read books. तो मेरा फिर भी मतलब वो नहीं पढ़ता हूँ फिर भी अगर मेरा दोस्त मेरे को कल रात को बता रहा था कोई एकिलीस करके ग्रीक था उसके बारे में उसकी स्टोरी. So I'm curious to know about. So I'm curious about things, yes. I'm curious about a lot of things. Most importantly, I'm curious about how human emotions or how human reactions have evolved after a time. Right. So, if you don't read books,
एंड आपका प्राइमरी फोकस मतलब सालों से इट इज ऑन थिएटर, तो आपने खुद की जिंदगी में क्या क्या ऑब्जर्व किया है? हाउ हैज थिएटर चेंज्ड योर लाइफ? Oh, it has changed my life terribly. I used to be an introvert when I was in school. अच्छा. I used to be bullied a lot when I was in school. I used to be also in my house. I believe I was that extra kid in the house. Achha. Because I was the youngest. I had an elder brother. I was the youngest, so I was kind of not ignored, but kind of ignored. You know, कि ये कर लेगा अपने हिसाब से. Which worked in a way. तो yeah, I was जब बचपन से ये सेटअप के साथ एक इंट्रोवर्ट जब थिएटर में एंटर हुआ, तो I think theater changed a lot of things. I started speaking out. I started observing things which I was not. I was observant, yes, since I was a child because I didn't had anything else to do around me. पर वो मुझे बहुत हेल्प किया फ्यूचर में जब मैं थिएटर करने लगा था. वो ऑब्जर्वेशन स्किल्स और वो सब मुझे काम लगने लगा और मुझे मजा आने लगा. तो थिएटर ने मेरी लाइफ तो वो मतलब I think whatever I am today in my life, the way I talk to my friends or the way I receive things or the way I listen, even in my personal life, the way I interact with my parents, with my father, शायद थिएटर नहीं होता तो मैं इस तरीके से उनसे इंटरेक्ट नहीं कर पाता जिस तरीके से अभी कर रहा हूँ. It would have been a mess otherwise. अच्छा. तो अभी अच्छे से झगड़े होते हैं of course, पर फिर भी अच्छे से वो सेटल डाउन इसलिए हो जाते हैं because थिएटर ने मुझे कॉन्स्टेंटली अवेयर रहना सिखाया, जो मैंने कहा कॉन्शियस रहना सिखाया और सुनना सिखाया है. तो झगड़े हो जाते हैं, फिर आई लुक इनटू माय सेल्फ, जो नॉर्मली हम ऐसे इंसान नहीं करते. हम झगड़ा करके वी मूव ऑन टू अभी देख मैं क्या करता हूँ उसके ऊपर चले जाते हैं. मेरा शायद नेचर ये हो गया है कि अभी मैं झगड़ा करता हूँ किसी के भी साथ, नॉट जस्ट विद माय फादर और फ्रेंड और एनीबॉडी. मेरा नेचर हो गया है थिएटर की वजह से बाय डिफॉल्ट कि जैसे ही झगड़ा होता है या मैं रोता हूँ या मैं हंसता हूँ या मुझे कुछ भी होता है, उसके कुछ सेकंड्स के बाद आई स्टार्ट कॉन्शियसली टॉकिंग टू माय सेल्फ कि क्या हुआ एग्जैक्टली. No, so that becomes my nature naturally. So I become very receptive to humans. I start empathizing. कि मैं ये सोचता हूँ कि यार उसकी भी क्या गलती है, मैंने भी ये बोला था. So जब आप थिएटर कॉन्स्टेंटली करते हो, आप एक्टर होते हो, तो आप अपने आप को स्लोली एंड ग्रेजुअली बाहर से देखना शुरू कर देते हो. और जब वो होने लगता है, जब आप अपने आप को डिस्कनेक्ट कर सकते हो अपने आप से, life becomes very easy for you. Is what I feel. People around you find you very easy to go with. And yes, one last question, जो जिसकी जरूरत मुझे बहुत है कि आपकी कोई जिंदगी का ऐसा रूल या ऐसा कोई एक बोलते हैं ना कि एक कोट ऐसा होता है या एक लाइन जो हर कोई फॉलो करता है जिंदगी जीने का तरीका, तो वो आप what is that for you? Yeah, I have a lot of quotes that I follow. Also at times I don't follow quotes, but there are few things that I do in my life which I advise to all actors specifically. Always have a bunch of people around you, a group of friends around you who have nothing to do with what you're doing. Okay. You know, who have nothing to do about acting, who are so raw that they don't give a fuck about what you're doing. No, so it's always important to keep a check on yourself. जैसे मेरे साथ हमेशा से होता है कि मैं कोई अच्छा, जैसे अभी हम ये जो बात कर रहे हैं ना, बहुत सिंपल होता है. तो तुम्हारे लिए इंटरव्यू का एक कुछ है ना कि जैसे तुमने इंट्रोड्यूस किया मुझे, तो मुझे मजा आता है ये कहने में भी कि तुमने इंट्रोड्यूस किया कि तुमने जब वो बोला कि इट टच्ड मी इन अ वे कि थैंक यू फॉर बीइंग इन अहमदाबाद, आप रहे तो मुझे भी ऐसे हुआ कि यार वाह यार दिस फील्स सो गुड. ये चीज मेरे दोस्त को बताऊं वो तो बोले घंटा क्या है, कुछ नहीं होता, ऐसे करके चला जाएगा. तो मैं जब मेरे दोस्त के साथ बात करता हूँ, मेरे ये दोस्तों के साथ बात करता हूँ कि मैं बॉम्बे जाके आया, वहाँ पे वर्कड ऑन दिस कैरेक्टर और वहाँ पे ये है, तो क्या, हाँ exactly. And then you realize, oh, this, you start realizing that you might feel that you are achieving or you're doing a lot of things in your life, but in a parallel, in the same universe for somebody else, it doesn't matter at all. True. Right. So that makes you realize कि तुम कितना भी अचीव कर लोगे, कहीं ना कहीं कोई ना कोई होगा उसके लिए मैटर नहीं करेगा. तो तुम क्या अचीव करना चाहते हो, क्यों तुमको विजन करना है, ड्रीम करना है ऐसी चीजों के लिए जो मैटर नहीं करता है. तो why not dream and vision things which matters to you yourself? Why do it for others around you? क्योंकि बात सबको तो खुश नहीं कर पाओगे. तुम कितना भी कर लोगे, कोई ना कोई तो मायूस ही होगा उससे आसपास. Right? Nobody is going to be happy around you. So then why not think about your own happiness? Why not do things which makes you feel happy?
हम लोग एक्टर्स के साथ एक तकलीफ होती है ना, हम लोग वो सब चीजें करने की कोशिश करना शुरू कर देते हैं जो जिससे आसपास के लोग से हमको ग्रेटिफिकेशन या वैलिडेशन मिलेगा। क्यों मैं क्यों नाटक करूं, मैं एक ऐसा नाटक करूं कि जिसमें मेरे चाचा आया और उनको पता चले कि उनका उनका भतीजा कितना बड़ा एक्टर है। यार तुम कितना भी करोगे ना, चाचा कभी ना कभी तो निराश होंगे। समझ में आ रहा है? तो तुम चाचा को छोड़ दो, उनको उनकी जिंदगी जीने दो, तुम वो जिंदगी में करो जिसमें तुमको मजा आता है। क्योंकि तुम सब कुछ भी अचीव कर लोगे, तुम ही चाचा तो खुश नहीं होने वाले। Are you getting it? So I think this one motto or one funda is something that I follow all the time, to keep a check on myself, to be grounded all the time, and to dream of things which are practically possible. Not to dream or not to try to run behind things which are probably material, which are probably not going to survive for a longer time. So yeah. Right. Oof. बहुत ही ज्यादा मजा, इतना अवेयर लेके आपने जो इंटरव्यूज किए, 2-3 ऐसे मेरे जेन्युइन मोमेंट्स थे। तो इन्होंने तो क्या पकड़ा है हमको। सो थैंक यू सो मच आने के लिए, बहुत मजा आ गया मेरे लिए तो। एज ऑलवेज लाइक योर क्लासेस, बहुत इंटरैक्टिव सेशन था। एंड थैंक यू सो मच वंस अगेन कि आप यहाँ पर रहे, यहाँ पे इतना सब कुछ किया, एंड उसकी वजह से हम लोग आज मिल पाए, बात कर पाए। सो या, और अभी ऐसा रूटीन करेंगे कि हर 1-2 साल के बाद हम ऐसे Oh please, why not? तुमको भी पता चले तुम कितने इवॉल्व हुए, मुझे भी पता चले। परफेक्ट परफेक्ट। तो हम लोग आ रहे हैं बहुत जल्दी वापस, जल्दी, बहुत ही जल्दी आएंगे, डोंट वरी। सो या, थैंक यू सो मच, थैंक्स अगेन सर, एंड कीप मेकिंग द वर्ल्ड। थैंक यू so much, thank you so much.